नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स आपके। पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है आपके चीनी सेना के द्वारा भूटान के क्षेत्र पर जो कब्जा किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो और दूसरा जो पॉइंट है वो है कोरोना के टीके के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का जो गठन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेट्रोलियम परियोजना पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका व चंपारण जिलों में 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। इनकी कुल लागत कितनी है? तो राइट आंसर है 900 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये कि ये जो गैस परियोजना है, यानी कि ये पाइपलाइन जो है वो गैस पाइपलाइन की बात है यहाँ। और ये जो परियोजना की बात करें तो इसमें नाम लिखा हुआ है पारादीप। तो पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया ये पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है। और तो इस जो है पाइपलाइन को आगे जो बढ़ाया गया है तो इसका जो खंड है, मतलब भाग बचा हुआ दुर्गापुर बांका, अब क्योंकि बांका जो है बिहार में आता है तो दुर्गापुर बांका खंड का जो है बचा हुआ जो भाग था उसका निर्माण कार्य पूरा किया गया, तो उसका उद्घाटन किया है। और एक यहाँ पर और है वो ये कि बांका और चंपारण जिलों में 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर इस तरह से ये 3 परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया बिहार में। और क्योंकि बिहार में आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है, परंतु चुनाव की जो तैयारियां शुरू हो गई है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक के बाद एक ये जो घोषणाएं हो रही हैं और कई जो है उद्घाटन हो रहे हैं इस तरह के, ताकि सभी राजनीतिक दल अपना फ़ायदा देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। किसकी अध्यक्षता में कोरोना के टीके के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वीके पॉल। और यहाँ पर विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के लिए टीका बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है भारत में भी, क्योंकि अलग अलग देश जो है कोरोना पर टीका बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके परीक्षण चल रहे हैं। तो भारत में भी कोरोना पर, यानी कि कोरोना का जो टीका बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने कहा है कि 2021 की पहली तिमाही में कोरोना का टीका जो है बाजार में आ जाएगा, या यूँ कहें कि हम जो है टीका बाजार में ला देंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये घोषणा की है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कोरोना के टीके के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का जो गठन किया गया है तो वो डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में। विद्यार्थियों, वीके पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं और नीति आयोग जो है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल। ये भी आपको याद रखना है। और वीके पॉल की अध्यक्षता में टीके के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है और ये समूह तय करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को टीका दिया जा सके। इसके अलावा टीके की सुरक्षा, दाम, कोल्ड चेन आवश्यकता, विनिर्माण के कार्यक्रम पर भी इस समूह द्वारा जो है सघन चर्चा की जा रही है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे जिनका 13 सितंबर को निधन हो गया? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय जनता दल।
विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि 1989 में एक राजनीतिक दल बना था जनता दल, और उस जनता दल का ही जो है बाद में विभाजन हुआ और ये अलग अलग जो है जनता दल बने। तो लालू यादव ने अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, तो उसका नाम है बीजू जनता दल। और एक ये आपके जनता दल एकीकृत है, तो ये आप जानते हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनकी पार्टी है ये जनता दल एकीकृत। और जनता दल धनपेक्स, ये एच.डी. देवगौड़ा जो भारत के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी है वो जनता दल धनपेक्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, तो आप ध्यान रखना है रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रहे हैं। और विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने जो है इस रूप में भी चुना है क्योंकि ये क्वेश्चन और भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल यानी कि 2004 से 9 के दौरान यूपीए जो सरकार रही, जिसको हम बोलें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या यूँ कहें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही थी 2004 से 9 के दौरान। और फिर इसके बाद 2009 से 14 के दौरान भी ये सरकार रही, जिसमें कि जो है प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। तो उस यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में यानी कि 2004 से 9 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह। तब जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 संसद में पास हुआ था, और जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम बोलें शॉर्ट रूप में नरेगा। तो यहाँ पर ये जो है अधिनियम पास हुआ था 2005 में। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई, और इसे पहले चरण में जो है देश के 200 जिलों में जो है लागू किया गया था, यानी कि वो 200 जिले जो सबसे पिछड़े हैं उनमें लागू किया गया था। और दूसरे चरण में 2007-08 में नरेगा को जो है 130 जिलों में और लागू किया गया, या यूँ कहें कि जो है 130 जिले इसमें और शामिल किए गए। और इसके बाद 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में नरेगा को लागू कर दिया गया, और 2010 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी कि शॉर्ट में बोले तो मनरेगा। और तो आपको ध्यान रखना है कि नरेगा वो रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय ही नरेगा कार्यक्रम लागू हुआ था और पास भी हुआ था। विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताऊं इसमें कि 10 सितंबर को रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसको लालू प्रसाद यादव ने अस्वीकार कर दिया था। और फिर आपको पता है कि 13 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई रघुवंश प्रसाद सिंह की। और रघुवंश प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी से की थी। तो विद्यार्थियों, इसमें आपके अतिरिक्त क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आपको याद रखना है। एक तो जैसा मैंने कहा कि जब नरेगा अधिनियम पास हुआ उस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि नरेगा कब पास हुआ, 2005 में, इसलिए इसको इस नाम से बोलते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये जो है 2005 में संसद में पास हुआ। फिर आपको याद रखना है कि नरेगा को कब लागू किया गया, तो 2 फरवरी 2006 से। और कहाँ से लागू किया गया, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। पहले चरण में इसमें कितने जिले शामिल किए गए, तो 200। और तीसरे चरण में फिर जो कितने और जिले शामिल किए गए, तो 130। फिर आपको याद रखना है कि पूरे देश में नरेगा को कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे देश में लागू किया। और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया, यानी कि मनरेगा नाम कब रखा गया, तो 2010 में। और जो है रघुवंश प्रसाद सिंह का एक और क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वेनिस फिल्म महोत्सव में निर्देशक चैतन्य ताहमणे की फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है,
ये किस भाषा की फिल्म है? तो राइट आंसर है मराठी भाषा। विद्यार्थियों, वेनिस आप जानते हो इटली का शहर है, और यहाँ पर आपको मैं बताऊं इसमें कि भारतीय सिनेमा के कम उम्र के प्रतिभाशाली फिल्मकार चैतन्य ताहमणे मीरा नायर के बाद किसी यूरोपीय फिल्म महोत्सव की जो है मुख्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले देश के पहले निर्देशक बन गए हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए मीरा नायर जिसकी एक फिल्म रही है फेमस वाटर, तो मीरा नायर के बाद किसी यूरोपीय फिल्म महोत्सव की मुख्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले जो है देश के पहले निर्देशक बने हैं चैतन्य ताहमणे। तो इनकी फिल्म द डिसाइपल मराठी भाषा में। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, वेनिस फिल्म महोत्सव में जिस चीनी अमेरिकी फिल्मकार की फिल्म निमाडलैंड के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार मिला है, तो राइट आंसर है क्लो झाओ। यानी क्लो झाओ चीनी अमेरिकी फिल्मकार हैं, और यहाँ पर इनकी फिल्म निमाडलैंड को जो है गोल्डन लायन पुरस्कार मिला है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी सेना ने किस देश के पश्चिमी सेक्टर में 308 वर्ग किलोमीटर तथा मध्य सेक्टर में 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है? तो राइट आंसर है भूटान। विद्यार्थियों, आपको पता है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति में लगा हुआ है, इसलिए उसका अपने पड़ोसियों के साथ विवाद है। मंगोलिया के साथ भी इसका सीमा विवाद है। जहां हम देखें तो भूटान के साथ भी इसका सीमा विवाद है, भारत के साथ भी सीमा विवाद है। तो ये सीमा विवाद चल रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण चीन सागर में भी ये अपने जो है क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर भी अपना दावा जता रहा है, इसलिए वहाँ पर भी पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है, और अभी वहाँ पर जो है हालात गंभीर बने हुए हैं। और भारत की जो है सीमा के पास भी इसने अपनी सेना का जमावड़ा कर दिया है, तो भारत के साथ भी जो है तनावपूर्ण जो है स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर अब इसने एक और कार्य किया है, वो ये कि चीनी सेना ने भूटान के पश्चिमी और मध्य भाग में बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। भूटान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है, और क्योंकि भूटान सिलीगुड़ी गलियारे के करीब है, और इस मामले में यानी कि जो विवाद चल रहा है, तो इस मामले में जो है भूटान ने भारत से कूटनीतिक मदद मांगी है, और जल्दी ही भूटान व चीन के बीच विवाद पर बैठक होने वाली है। विद्यार्थियों, आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि जून में चीन ने भूटान के साकटेग वन्यजीव अभयारण्य परियोजना पर भी अपनी आपत्ति जताई थी। भारत और चीन से लगती सीमा के पास ये अभयारण्य 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के निकट है। तो इस अभयारण्य का नाम भी आप याद रख लेना, साकटेग वन्यजीव अभयारण्य। साकटेग वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैसूर मॉडल बार राइफल किस देश से संबंधित है जिसे कर चोरी के मामले में 9 महीने की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर है इजराइल। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के जंगल में लगी हुई आग से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन व वाशिंगटन के जंगलों में आग लगी हुई है, और जिसकी वजह से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है, और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा आग जो लगी हुई है वो कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी हुई है। इसके अलावा ओरेगन और वाशिंगटन जो अमेरिका के राज्य हैं, वहाँ पर भी जंगलों में आग लगी हुई है। तो काफ़ी लंबे समय से ये आग जो वहाँ पर लगी हुई है, नुकसान हो रहा है। और आपको पता नहीं चाहिए कुछ समय पहले ब्राज़ील के जंगलों में भी आग लगी थी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस पूर्व क्रिकेटर ने आर्थिक रूप से कमजोर 560 आदिवासी बच्चों को मदद करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम आपने दे रखा है एनजीओ परिवार,
के साथ भागीदारी की है? तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। तो इस गैर सरकारी संगठन का नाम आप याद रखना, NGO परिवार। तो इसके साथ भागीदारी की है तो यहाँ इन आदिवासी बच्चों के सहयोग के लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। विद्यार्थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उबेर कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है। विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कप या ट्रॉफी का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने दिया है। इसके अलावा एक और बात जो है महत्वपूर्ण है थॉमस कप और उबेर कप से संबंधित, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मार्च में कोरोना महामारी के कारण बंद जो है बैडमिंटन गतिविधियों के बाद थॉमस कप और उबेर कप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की वापसी होगी और इनका आयोजन डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। और परंतु यहाँ पर एक बात और है कि भले ही इसका आयोजन 3 से 11 अक्टूबर तक जो है रखा गया है, परंतु कोरोना के कारण 7 देशों ने टूर्नामेंट से हटने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर आपके लिए इसलिए एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है थॉमस कप, उबेर कप, ये जो है इसका आयोजन डेनमार्क में होना है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसने अमेरिकी ओपन यानी कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है नाओमी ओसाका। और तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। और विद्यार्थियों, आपने 14 सितंबर को यानी कि कल जो है ये हिंदी दिवस मनाया भी है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को जो है संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। और एक और बात आपको मालूम है कि संविधान के जो है भाग 17 में इसका उल्लेख है राजभाषा के रूप में। अनुच्छेद की अगर बात करें तो ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो ध्यान रखना है, हिंदी का संविधान में उल्लेख राजभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में इसका उल्लेख नहीं है, राजभाषा के रूप में इसका उल्लेख है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है गुलाब कोठारी। विद्यार्थियों, गुलाब कोठारी आप जानते हो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं और प्रधानमंत्री जी ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनकी 2 पुस्तकों का विमोचन किया था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो एक तो संवाद उपनिषद और एक जो है अक्षर यात्रा, इन दोनों जो है ग्रंथों का विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और अब इनकी एक पुस्तक और है, ये जिसका नाम है मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, तो ये भी इन्होंने लिखी है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।